मुंबई की उमस भरी गर्मी में छत पर लगा पुराना पंखा किसी थके हुए मजदूर की तरह कराह रहा था। दिया ने अपनी हथेली पर रखे कुछ सिक्कों को फिर से गिना, लेकिन नतीजा वही रहा। सब्जी खरीदने के लिए पैसे अब भी कम पार रहे थे। दीवार का पेंट जगह जगह से उखड़ रहा था, जो उनकी गरीबी का मूक गवाह था। फिर भी दिया के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह जानती थी कि उसे आज रात के खाने का इंतजाम करना है, चाहे इसके लिए उसे अपनी पसंदीदा चाय की पत्ती ही क्यों न छोनी पे, क्योंकि वह आरव को भूखा नहीं देख सकती थी। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और आरव ने कमरे में कदम रखा। उसकी सस्ती कमीज पसीने से तरबतर थी और कंधे झुके हुए थे। उसके चेहरे पर वही पुरानी निराशा थी जो पिछले कई महीनों से हर इंटरव्यू के बाद दिखाई देती थी, मानो दुनिया ने उसे फिर नकार दिया हो। दिया ने सिक्कों को अपनी मुट्ठी में छिपा लिया और एक फीकी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उसने यह नहीं पूछा कि नौकरी मिली या नहीं, क्योंकि आरव की खामोशी ने ही सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। बस उसने चुपचाप पानी का गिलास आगे भमा दिया। आरव ने पानी का गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया, लेकिन उसके गले में फंसा झूठ का कांटा उसे चुभ रहा था। दुनिया जिसे इंदिरा टेक के अरबपति मालिक के रूप में जानती थी, वह यहाँ एक मामूली बेरोजगार पति का नाटक कर रहा था। यह एक कठिन परीक्षा थी, लेकिन उसे यह जानना था कि क्या कोई उसे बिना दौलत के भी प्यार कर सकता है। दिया की आंखों में तैरती चिंता और निस्वार्थ प्रेम को देखकर उसका दिल पसीज गया, मगर उसे अभी अपनी असलियत छिपानी थी, ताकि वह सच्चे प्रेम की गहराई को पूरी तरह माप सके। अचानक मेज पर रखे पुराने फोन की घंटी बजी, जिसने कमरे की उदास खामोशी को तोड़ दिया। यह दिया की चचेरी बहन का फोन था। उधर से आने वाली आवाज में मिठास कम और व्यंग्य ज्यादा था, क्योंकि उन्हें आज शाम की सालगिरह की पार्टी में बुलाया जा रहा था। दिया जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे, लेकिन आरव ने उसका हाथ थाम लिया। उसने इशारे से कहा कि उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दिया अपनी गरीबी के कारण अपने परिवार से पूरी तरह कट जाए। शाम को तैयार होते समय आरव ने अपना एकमात्र पुराना सूट निकाला, जो कोहनियों पर से घिस चुका था और उसका रंग भी फीका पड़ गया था। सबसे बुरी हालत उसके जूतों की थी, जिसके तले घिस चुके थे और चमड़ा उखड़ रहा था, जो शर्मिंदगी का कारण बन सकता था। दिया ने जब यह देखा तो उसने चुपचाप एक काला मार्कर उठाया और फटे हुए हिस्से को रंग दिया ताकि किसी का ध्यान न जाए। यह छोटी सी कोशिश थी अपनी गरिमा को बचाने की। हालांकि वे दोनों जानते थे कि अमीरों की उस महफिल में उनकी गरीबी छिप नहीं पाएगी। वे शहर के सबसे महंगे होटल के बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुए, जहां झूमर की रोशनी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। चारों तरफ रेशमी साशियां और महंगे सूट पहने लोग शैंपेन के गिलास हाथ में लिए हंस रहे थे, जो उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। जैसे ही आरव और दिया ने प्रवेश किया, वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई और कई निगाहें उनके साधारण कपों पर टिक गईं। वेटर भी उन्हें संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, मानो वे गलती से वहां आ गए हों। लेकिन आरव ने दिया का हाथ मजबूती से पकड़े रखा। दिया की चचेरी बहन का पति, जो खुद को बहुत बेहा व्यापारी मानता था, हाथ में ड्रिंक लिए उनकी ओर बना और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान सजा ली। उसने आरव के कंधे पर जोर से हाथ मारते हुए ऊंची आवाज में पूछा कि क्या आरव को अभी तक कोई ढंग की नौकरी मिली या वह अभी भी कंप्यूटर ठीक करने वाला लड़का ही बना हुआ है। आसपास कई मेहमान जोर से हंस पड़े, जिससे दिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन आरव शांत खड़ा रहा, मानो वह किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी हो। अपमान का सिलसिला यही नहीं रुका। तभी भी में से किसी की नजर आरव के जूतों पर पड़ गई, जिसे दिया ने मार्कर से रंगा था। एक महिला ने नाक सिकोते हुए कहा कि ऐसे फटेहाल लोगों को इतनी शानदार पार्टी में बुलाकर माहौल खराब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा कम होती है। उन्होंने आरव को मुफ्तखोर और सड़क छाप जैसे शब्दों से संबोधित किया, जो दिया के दिल को छलनी कर रहे थे। आरव ने अपनी मुट्ठी भींच ली,
लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया, क्योंकि वह अभी खेल को बिगाड़ना नहीं चाहता था। दिया से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कांपते हुए लेकिन बुलंद आवाज में उन सभी अमीर रिश्तेदारों को जवाब दिया जो उनका मजाक उड़ा रहे थे। उसने कहा कि उसका पति भले ही अमीर नहीं है, लेकिन वह ईमानदार है और अपनी मेहनत की रोटी खाता है, न कि किसी और की दौलत पर पलता है। उसने सबकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि इज्जत कपों से नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र से होती है। पूरा हॉल सन्न रह गया, क्योंकि किसी ने भी उस शांत लड़की से ऐसे विद्रोह की उम्मीद नहीं की थी। आरव ने दिया के कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत करते हुए वहां से बाहर ले जाने का फैसला किया, क्योंकि तमाशा काफी हो चुका था। जैसे ही वे उस भव्य हॉल से बाहर निकलकर ठंडी हवा में आए, आरव ने अपनी पत्नी की ओर देखा और उसे एक नई रोशनी में पाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका सिर गर्व से ऊंचा था, जो आरव के लिए दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती था। उसी पल आरव ने मन ही मन कसम खाई कि वह बहुत जल्द इन सभी के पैरों तले जमीन खिसका देगा। अगली सुबह की शुरुआत सूरज की सुनहरी किरणों से नहीं, बल्कि मकान मालिक की कर्कश आवाज और दरवाजे पर जोर जोर से दी जा रही दस्तक से हुई। दिया ने घबराते हुए दरवाजा खोला और हाथ जोड़कर उनसे कुछ दिन की मोहलत मांगी, लेकिन मकान मालिक का दिल पत्थर का था और उसने साफ कह दिया कि अगर शाम तक किराया नहीं मिला तो सामान बाहर फेंक दिया जाएगा। आरव कमरे के कोने में खजा सब देख रहा था। उसका खून खौल रहा था कि कोई उसकी पत्नी से ऐसे बात कर रहा है, लेकिन अपने नाटक को अंजाम देने के लिए उसे कड़वा घूंट पीकर रह जाना पा। मकान मालिक के जाने के बाद कमरे में एक भारी सन्नाटा पसर गया जो उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। दिया ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और धीरे से उस पुरानी लोहे की अलमारी की ओर बढ़ी जहां उसने अपनी मां की आखिरी निशानी छिपा रखी थी। वह सोने का हार ही अब उनके सिर पर छत बचा सकता था। हालांकि उसे बेचना दिया के लिए अपनी आत्मा के एक हिस्से को बेचने जैसा था। उसने कांपते हाथों से उस मखमली डिब्बे को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि वह जानती थी कि आरव की सुरक्षा के लिए यह बलिदान जरूरी है। बाजार के रास्ते में दिया के कदम बहुत भारी हो रहे थे, मानो वह किसी युद्ध के मैदान में जा रही हो जहां उसे अपनी सबसे कीमती चीज खोनी थी। मुंबई की भीभान वाली सड़कों का शोर उसे सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में सिर्फ अपनी मां के आखिरी शब्द गूंज रहे थे कि यह हार उसकी रक्षा करेगा। सुनार की दुकान पर पहुंचकर उसने वह हार काउंटर पर रख दिया और दुकानदार ने उसकी मजबूरी को भांपते हुए उसे उसकी असल कीमत से बहुत कम पैसे देने की पेशकश की। दुकानदार की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि यह लड़की मजबूर है और मोल भाव नहीं कर पाएगी। दिया जानती थी कि उसे ठगा जा रहा है, लेकिन उसके पास बहस करने का वक्त नहीं था, क्योंकि मकान मालिक की धमकी उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसने चुपचाप नोटों की गड्डी उठाई और अपने घर की ओर चल दी, जहां आरव उसका इंतजार कर रहा था, यह सोचते हुए कि कम से कम अब वे एक और महीना साथ रह सकेंगे। जब आरव घर लौटा तो उसने मेज पर रखे किराए के पैसे देखे और फिर उसकी नजर दिया की खाली गर्दन पर गई, जहां हमेशा वह पतला सा सोने का हार चमकता रहता था। एक पल के लिए उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई, क्योंकि वह समझ गया कि इस घर को बचाने के लिए दिया ने क्या कीमत चुकाई है। वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन आज उसे खुद पर घिन आ रही थी कि उसकी वजह से उसकी पत्नी को अपनी मां की आखिरी निशानी गिरवी रखनी पची। आरव ने दिया के करीब जाकर पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो दिया ने नजरें चुराते हुए झूठ बोला कि हार की कुंडी टूट गई थी, इसलिए उसने उसे मरम्मत के लिए दिया है। आरव जानता था कि वह झूठ बोल रही है ताकि उसे दुख न पहुंचे, और इस बात ने उसके संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। उसने दिया को अपनी बाहों में भर लिया और मन ही मन कसम खाई कि वह हार वापस लाएगा, चाहे इसके लिए उसे पूरा शहर ही क्यों न खरीदना पाए। कुछ देर बाद आरव किसी बहाने से घर से बाहर निकला और एक सुनसान गली में जाकर उसने एक काली सेडान कार का दरवाजा खटखटाया। अंदर उसका भरोसेमंद सहायक विक्रम बैठा था।
जिसने आरव को देखते ही सम्मान से सिर झुकाया। आरव की शारीरिक भाषा बदल गई। अब वह एक लाचार पति नहीं, बल्कि इंद्रटेक का सख्त और शक्तिशाली चेयरमैन था। उसने विक्रम को तुरंत आदेश दिया कि शहर की उस ज्वेलरी दुकान पर जाओ और किसी भी कीमत पर वह हार वापस खरीदो जो उसकी पत्नी ने अभी बेचा है। विक्रम ने उस हार के बारे में नोट किया और फिर एक महत्वपूर्ण फाइल आरव की ओर बनाई, जिसमें कंपनी के भीतर चल रही घबराहट की रिपोर्ट थी। आरव ने फाइल पर एक सरसरी नजर डाली और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई, क्योंकि उसे पता चला कि उसके अपने ही लोग कंपनी को खोखला कर रहे थे। उसने विक्रम को निर्देश दिया कि हार को चुपचाप घर पहुंचाना है, ताकि दिया को कभी पता न चले कि यह काम किसने किया है। और फिर वह अंधेरे में वापस अपनी गरीबी की दुनिया में लौट गया। घर वापस आकर आरव ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वह अपने रिश्तेदारों की एक आखिरी परीक्षा ले, ताकि उसे पता चले कि कौन अपना है और कौन पराया। उसने रात भर जागकर एक फर्जी बिजनेस प्लान तैयार किया, जो जानबूझकर कमजोर और त्रुटिपूर्ण था। उसका मकसद पैसे मांगना नहीं था, बल्कि यह देखना था कि क्या उसके परिवार वाले उसे डूबते हुए देखकर हाथ बढ़ाते हैं या उसे और धक्का देते हैं। सुबह होते ही वह उस फाइल को लेकर अपने मामा के घर की ओर चल पड़ा। मामा का घर शहर के पॉश इलाके में था, जहां बब्बे बड़े गेट और सुरक्षा गार्ड उनकी दौलत का प्रदर्शन कर रहे थे। आरव ने जब उनसे मिलने की इच्छा जताई तो उसे घंटों बाहर धूप में इंतजार करवाया गया, जैसे वह कोई भिखारी हो। जब उसे अंदर बुलाया गया तो मामा अपने आलीशान सोफे पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उन्होंने आरव की ओर देखे बिना ही पूछा कि अब क्या मुसीबत ले आए हो, क्योंकि उन्हें यकीन था कि आरव सिर्फ पैसे मांगने ही आया होगा। आरव ने अपनी फाइल उनके सामने रखी और बहुत विनम्रता से एक छोटे से निवेश की मांग की, यह कहते हुए कि यह उसका आखिरी मौका है। मामा ने फाइल को देखे बिना ही मेज से नीचे गिरा दिया और हंसते हुए कहा कि भिखारी को बिजनेस नहीं, भीख मांगनी चाहिए। उन्होंने आरव के हाथ में 100 रुपये का एक नोट थमाते हुए कहा कि इससे रिक्शा करके घर जाओ और सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी औकात सिर्फ धूल चाटने की है, आसमान छूने की नहीं। इस अपमान ने आरव के दिल को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उसे यह तसल्ली दी कि जब वह इन लोगों को बर्बाद करेगा तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा। वह चुपचाप वहां से उठा और बाहर निकल आया। उसने वह 100 का नोट वहीं गेट पर खड़े गार्ड को दे दिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसा ठंडा गुस्सा था जो किसी भी साम्राज्य को जलाकर राख कर सकता था। अब उसे यकीन हो गया था कि इस दुनिया में दिया के अलावा उसका अपना कोई नहीं है। जब वह थका हारा घर लौटा तो दिया ने उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए और समझ गई कि उसे फिर से अपमानित किया गया है। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, बस चुपचाप उसके लिए खाना परोसा और कहा कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी किस्मत लिखेंगे। दिया ने उसके लिए साधारण दाल चावल बनाए थे, और उस सादे भोजन में जो स्वाद और अपनापन था वह आरव को दुनिया के किसी भी 5 स्टार होटल में नहीं मिला था। अगले दिन सुबह दरवाजे पर एक कोरियर वाला आया और दिया के हाथ में एक छोटा सा पैकेट थमा गया, जिस पर भेजने वाले का नाम नहीं था। जब दिया ने उसे खोला तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके अंदर वही हार था जिसे उसने कल बेचा था। साथ में एक टाइप किया हुआ नोट था जिस पर लिखा था कि यह हार तुम्हारी गर्दन पर ही जंचता है, इसे कभी मत उतारना। दिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने इसे एक चमत्कार मान लिया। आरव पीछे खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने दिया से कहा कि शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और उसकी ईमानदारी का फल दिया है। दिया ने तुरंत वह हार पहन लिया और शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। उसकी खुशी देखकर आरव को लगा कि उसकी सारी दौलत आज वसूल हो गई। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि तभी आरव के पुराने नोकिया फोन की घंटी बजी, जिसने एक नई मुसीबत का संकेत दिया।
फोन पर एक अनजान आवाज थी जिसने आरव को बताया कि उसकी नौकरी की अर्जी इंद्रा टेक में स्वीकार कर ली गई है, लेकिन इंजीनियर के पद पर नहीं। उसे बताया गया कि वहां केवल एक सफाई कर्मचारी और चपरासी की जगह खाली है, और अगर उसे पैसों की जरूरत है तो उसे यह काम करना होगा। यह दरअसल मामा की एक चाल थी, जिन्होंने जानबूझकर कंपनी के एचआर में अपने संपर्क का इस्तेमाल करके आरव को यह नीचा काम दिलवाया था, ताकि वह पूरी दुनिया के सामने जलील हो सके। आरव ने दिया को इस नौकरी के बारे में बताया और दिया का चेहरा उतर गया, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति एक होनहार आईटी विशेषज्ञ है। उसे लगा कि यह आरव की प्रतिभा का अपमान है, लेकिन घर के हालात को देखते हुए वह चुप रही। उसने अपने आंसुओं को पी लिया और आरव का हाथ पकड़कर कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर वह मेहनत का है। दिया की यह बात आरव के दिल को छू गई और उसने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। आरव जानता था कि यह नियति का खेल है कि उसे अपनी ही कंपनी में सबसे निचले स्तर पर काम करना पड़ रहा है, लेकिन उसने इसे एक अवसर के रूप में देखा, क्योंकि एक चेयरमैन के रूप में वह कभी नहीं जान पाता कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। चपरासी बनकर वह कंपनी के हर विभाग में जा सकता था, हर फाइल देख सकता था और हर उस भ्रष्ट कर्मचारी को पहचान सकता था जो उसकी पीठ पीछे उसे धोखा दे रहे थे। उस रात आरव ने अपनी पुरानी और घिसी हुई शर्ट को इस्त्री किया, जो अब उसकी नई वर्दी बनने वाली थी। दिया उसे देख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। वह सोच रही थी कि किस्मत उनके साथ इतना क्रूर मजाक क्यों कर रही है। उसने आरव का टिफिन तैयार किया और उसमें एक छोटी सी पर्ची रख दी जिस पर लिखा था, मेरा गर्व। आरव ने वह पता और मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह जानता था कि यह दौर बस कुछ दिनों का है। अगले दिन सुबह जब आरव घर से निकला तो उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था जो एक सफाई कर्मचारी का नहीं हो सकता। वह जानता था कि वह शेर की मांद में घुसने जा रहा है, लेकिन इस बार शेर वह खुद था जो भें की खाल में छिपा था। पड़ोसियों ने उसे ताने मारे कि आखिरकार उसे अपनी औकात के हिसाब से काम मिल गया, लेकिन आरव ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और बस स्टॉप की ओर बढ़ गया। इंद्रा टेक की गगनचुंबी इमारत के सामने खड़ा होकर आरव ने एक गहरी सांस ली और ऊपर अपनी ही कंपनी के लोगों को देखा। कांच की दीवारों वाली यह इमारत उसकी मेहनत और दृष्टि का परिणाम थी, लेकिन आज उसे पिछले दरवाजे से अंदर जाना था। सुरक्षा गार्ड ने उसे रोका और उसका आईडी कार्ड मांगा, जिसे आरव ने विनम्रता से दिखाया। जैसे ही उसने लॉबी में कदम रखा, उसे अपने ही बनाए साम्राज्य में एक अजनबी होने का एहसास हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो बता रही थी कि सफाई शुरू होने वाली है। इंदिरा टेक की गगनचुंबी इमारत के पिछले हिस्से में एक छोटा और गंदा दरवाजा था, जो विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों और सेवा प्रदाताओं के लिए बनाया गया था। आरव ने उस संकरे रास्ते से अपनी ही कंपनी में प्रवेश किया, जहां की हवा में फिनाइल और नमी की मिलीजुली गंध थी। उसने नीले रंग की सस्ती वर्दी पहन रखी थी जिस पर चपरासी का बैज लगा था, जो उसे भी में अदृश्य बना देता था। कल तक जो लोग उसके आने पर खड़े हो जाते थे, आज वे ही उसे धक्का देकर लिफ्ट में चढ़ रहे थे, और आरव ने सिर झुकाकर यह अपमान स्वीकार कर लिया। सबसे पहले उसका सामना मानव संसाधन विभाग के प्रमुख मिस्टर मेहरा से हुआ, जो स्वभाव से बेहद घमंडी और भ्रष्ट व्यक्ति थे। मेहरा ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा कि सिफारिश से नौकरी तो मिल गई है, लेकिन यहाँ काम बहुत सख्त है। आरव जानता था कि मेहरा वही व्यक्ति है जिसने उसके मामा से रिश्वत लेकर उसे यह नीचा काम दिया है। उसने मेहरा की आंखों में देखते हुए विनम्रता से सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन उसने मेहरा का नाम अपनी काली सूची में सबसे ऊपर लिख लिया था। आरव को पहली जिम्मेदारी कॉन्फ्रेंस रूम में चाय और पानी परोसने की दी गई, जहां कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। आरव ट्रे लेकर अंदर गया और चुपचाप मेज के चारों ओर घूमने लगा, जबकि अधिकारी उसे फर्नीचर का एक टुकड़ा मानकर नजरअंदाज कर रहे थे। वे एक गंभीर तकनीकी समस्या पर बहस कर रहे थे,
लेकिन उनकी बातें सुनकर आरव को हंसी आ रही थी क्योंकि वे समस्या की जद तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। उसने कप रखते समय फाइल पर नजर डाली और एक ही पल में समझ गया कि कोडिंग में कहाँ गलती हुई है। दोपहर के समय जब आरव गलियारे में पोंछा लगा रहा था तो उसने देखा कि आईटी विभाग में अचानक हड़कंप मच गया है। मुख्य सर्वर रूम के बाहर लाल बत्तियां जल रही थीं और इंजीनियर पसीने में तरबतर होकर इधर उधर भाग रहे थे। किसी ने कंपनी के नेटवर्क पर साइबर हमला किया था और पूरा सिस्टम ठप होने के लिए कगार पर था। विभाग का प्रमुख चिल्ला रहा था कि अगर अगले 10 मिनट में सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस हमले को कैसे रोका जाए। आरव बाल्टी और पोंछा लेकर धीरे धीरे सर्वर रूम के पास पहुंचा, जहां सुरक्षा गार्ड भी घबराहट में अपनी जगह छोड़ चुके थे। उसने देखा कि मुख्य टर्मिनल पर कोई नहीं था क्योंकि सभी इंजीनियर दूसरे कमरे में बैकअप सर्वर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। यह एक सुनहरा मौका था। आरव ने पोंछा नीचे रखा और बिजली की तेजी से कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाईं। उसने एक जटिल फायरवॉल कोड टाइप किया जिसे उसने खुद वर्षों पहले डिजाइन किया था, और कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर हरी बत्ती जल उठी। जैसे ही सिस्टम स्थिर हुआ, आरव तुरंत वहां से हट गया और दोबारा अपना पोंछा उठाकर फर्श साफ करने लगा, मानो कुछ हुआ ही न हो। जब इंजीनियर वापस आए और उन्होंने देखा कि हमला रुक गया है और डेटा सुरक्षित है, तो वे हैरान रह गए। वे इसे एक तकनीकी चमत्कार मानने लगे और एक दूसरे को बधाई देने लगे, जबकि असली नायक कोने में खड़ा होकर फर्श के दाग मिटा रहा था। आरव के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी, क्योंकि उसने बिना अपनी पहचान उजागर किए अपनी कंपनी को बचा लिया था। शाम ढलने वाली थी जब रिसेप्शन एरिया में ऊंची एडी के सैंडल की आवाज गूंजी, जिसने आरव का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने सिर उठाकर देखा तो वहां उसकी मामी और चचेरा भाई खड़े थे, जो जानबूझकर उसे परेशान करने आए थे। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वे यहाँ के नए सफाई कर्मचारी से मिलना चाहते हैं क्योंकि वह उनका दूर का रिश्तेदार है। जब आरव पोंछा लेकर उनके सामने आया तो मामी ने नाक पर रुमाल रखते हुए जोर से कहा कि पूरे ऑफिस में बदबू फैला रखी है। उनका मकसद सिर्फ आरव को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों के सामने उसकी हंसी उड़ाना था। चचेरे भाई ने जानबूझकर अपने हाथ से कॉफी का कप फर्श पर गिरा दिया और फिर आरव की ओर इशारा करते हुए उसे साफ करने का आदेश दिया। पूरे लॉबी में सन्नाटा छा गया और सभी कर्मचारी इस तमाशे को देखने लगे। आरव ने एक गहरी सांस ली और झुककर टूटे हुए कप के टुकड़े उठाने लगा, जबकि उसका चचेरा भाई अपने फोन पर वीडियो बना रहा था। तभी मुख्य द्वार से दिया अंदर आई। उसके हाथ में आरव के लिए दोपहर का खाना था, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसके कदम वहीं जम गए। उसने देखा कि उसका पति, जो उसकी नजर में दुनिया का सबसे सम्माननीय व्यक्ति है, उसके घमंडी रिश्तेदारों के पैरों के पास बैठकर फर्श साफ कर रहा है। दिया के हाथ से टिफिन छूट गया और वह दौड़ती हुई आरव के पास पहुंची। उसने आरव के हाथ से गीला कपड़ा छीन लिया और गुस्से में अपनी मामी की ओर पलटी। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों थे। दिया ने कांपती आवाज में चिल्लाकर कहा कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने ही दामाद के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए। उसने कहा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना सबसे नीच काम है। मामी ने हंसते हुए जवाब दिया कि अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो अपने पति को घर ले जाओ और भूखे मरो। उन्होंने कहा कि यह उसकी औकात है और उसे यही काम करना होगा अगर वह इस शहर में रहना चाहता है। आरव ने दिया के कंधे को मजबूती से पकड़ा और उसे शांत करने की कोशिश की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बात और बबे। उसने दिया की आंखों में देखा और उसे इशारे से समझाया कि यह समय भावुक होने का नहीं, बल्कि धैर्य रखने का है। वह दिया को लेकर ऑफिस की सीढ़ियों की ओर गया, जहां कोई उन्हें देख न सके। वहां बैठकर उसने दिया के लाए हुए खाने का डिब्बा खोला, मानो कुछ हुआ ही न हो, और बड़े चाव से खाने लगा। दिया अभी भी सुबक रही थी। उसे अपने पति की यह हालत देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी।
आरव ने उसके आंसू पोंछे और कहा कि यह सब एक परीक्षा है और बहुत जल्द यह बुरा वक्त बीत जाएगा। उसने दिया से वादा किया कि एक दिन यही लोग उसके सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। बस उसे उस दिन तक का इंतजार करना है। आरव की बातों में इतना आत्मविश्वास था कि दिया का दिल थोड़ा हल्का हो गया। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार कैसे होगा। खाना खाने के बाद आरव ने दिया को घर भेज दिया और अपने काम पर वापस लौट गया। लेकिन अब उसका मिशन बदल चुका था। वह रात के अंधेरे का इंतजार करने लगा जब ऑफिस खाली हो जाएगा, ताकि वह अपना असली काम शुरू कर सके। जैसे ही घड़ी ने 8 बजाए और ज्यादातर कर्मचारी चले गए, आरव ने अपनी सफाई की ट्रॉली को एचआर विभाग की ओर धकेला। वहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन आरव को पता था कि उनके ब्लाइंड स्पॉट कहाँ हैं। वह मिस्टर मेहरा के केबिन में दाखिल हुआ और उनके कंप्यूटर को चालू किया, जिसका पासवर्ड आरव ने दिन में ही उनकी डायरी से नोट कर लिया था। स्क्रीन पर फाइलों का अंबार था, लेकिन आरव को पता था कि उसे क्या ढूंढना है। उसने वेंडर पेमेंट्स नाम का फोल्डर खोला और देखा कि लाखों रुपये फर्जी कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर किए जा रहे थे। ये कंपनियां असल में उसके मामा और उनके सहयोगियों की थीं, जो इंदिरा टेक को अंदर से दीमक की तरह खा रहे थे। आरव ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और सारा डेटा कॉपी करना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आया कि जिस कंपनी को उसने अपनी खून पसीने से खसा किया था, उसे उसके अपने ही रिश्तेदार लूट रहे थे। उसने कुछ ईमेल भी डाउनलोड किए जो साबित करते थे कि मेहरा ने कई योग्य उम्मीदवारों को हटाकर अपने रिश्तेदारों को नौकरी दी थी। यह सबूत काफी था उन सभी को जेल भेजने के लिए। तभी गलियारे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। शायद कोई सुरक्षा गार्ड राउंड पर था। आरव ने तुरंत पेन ड्राइव निकाली और कंप्यूटर बंद कर दिया। फिर उसने जल्दी से पोंछा उठाया और फर्श पर रगड़ने लगा। गार्ड ने दरवाजा खोला और आरव को काम करता देख पूछा कि इतनी रात तक क्या कर रहे हो। आरव ने एक बेवकूफ जैसी हंसी हंसते हुए कहा कि साहब ने कहा था कि जब तक फर्श चमक न जाए घर मत जाना। गार्ड ने उसे सहानुभूति से देखा और वहां से चला गया। उस रात जब आरव घर लौटा तो उसके पास सिर्फ सफाई का सामान नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों की तबाही का पूरा नक्शा था। दिया उसका इंतजार कर रही थी। उसने गर्म पानी में नमक डालकर रखा था ताकि आरव के पैरों की सिकाई कर सके। जब आरव कुर्सी पर बैठा और दिया ने उसके पैर पानी में डाले तो उसे एक अजीब सा सुकून मिला। वह जानता था कि दुनिया में चाहे कितनी भी गंदगी हो, उसके घर में एक ऐसा कोना है जहां सिर्फ प्यार और पवित्रता है। दिया ने आरव के बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछा कि क्या आज का दिन बहुत बुरा था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा था, क्योंकि आज उसे पता चला कि उसके घर की नींव में कहाँ दरार है। उसने दिया को बताया नहीं कि उसने क्या किया है, लेकिन उसकी आवाज में एक नई उम्मीद थी। दिया को लगा कि शायद आरव को कोई नई नौकरी मिल गई है, और वह भी उसके साथ मुस्कुरा दी। अगले कुछ दिनों तक आरव ने ऑफिस में अपनी जांच जारी रखी। अब वह न केवल एचआर बल्कि फाइनेंस और मार्केटिंग विभाग की फाइलों को भी खंगाल रहा था। सफाई कर्मचारी होने का सबसे बड़ा फायदा यह था कि लोग उसके सामने ही अपनी काली करतूतों की बातें करते थे, यह सोचकर कि यह अनपढ़ आदमी क्या समझेगा। आरव ने हर बातचीत, हर फोन कॉल और हर संदिग्ध लेनदेन को अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लिया। वह एक चलता फिरता जासूस बन गया था जो हर कोने में मौजूद था। एक दिन जब आरव कैंटीन में टेबल साफ कर रहा था, उसने सुना कि कंपनी के उपाध्यक्ष, जो कि एक ईमानदार व्यक्ति थे, को फंसाने की साजिश रची जा रही है। मामा और मेहरा बात कर रहे थे कि कैसे वे एक झूठा आरोप लगाकर उसे कंपनी से बाहर निकाल देंगे ताकि मामा का रास्ता साफ हो जाए। यह सुनकर आरव का खून खौल उठा, क्योंकि वह उपाध्यक्ष उसका मेंटर था जिसने शुरुआती दिनों में उसकी बहुत मदद की थी। उसने तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उस शाम आरव ने अपने सहायक विक्रम को एक सुनसान पार्क में बुलाया और उसे पेन ड्राइव सौंपी।
विक्रम ने जब डेटा देखा तो वह भी हैरान रह गया कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी थीं। आरव ने विक्रम को निर्देश दिया कि वह एक आंतरिक ऑडिट कमेटी का गठन करे, लेकिन गुपचुप तरीके से, और रिपोर्ट सीधे चेयरमैन के ऑफिस के लिए तैयार करे। उसने कहा कि दिया के जन्मदिन पर जब वह अपनी असली पहचान उजागर करेगा तो उसी मंच से इन गद्दारों की सजा का ऐलान भी होगा। विक्रम ने पूछा कि क्या मामा को भी नहीं बख्शा जाएगा, जिस पर आरव की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसने कहा कि रिश्ता खून का होता है, लेकिन वफादारी रूह की होती है, और उन्होंने दोनों को ही बेच दिया है। आरव ने विक्रम को यह भी बताया कि उसे दिया के जन्मदिन के लिए एक द्वीप खरीदने की औपचारिकताएं पूरी करनी है। विक्रम ने सिर हिलाया और अंधेरे में गायब हो गया, जबकि आरव वापस अपनी दोहरी जिंदगी जीने के लिए मुड़ गया। इस बीच घर पर दिया अपनी सिलाई मशीन पर काम कर रही थी ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सके और आरव को एक अच्छा गिफ्ट दे सके। उसे नहीं पता था कि उसका पति उसके लिए पूरी दुनिया खरीदने की तैयारी कर रहा है। पड़ोस की औरतें आकर उसे ताना मारती थीं कि उसका पति अब झाड़ू पोंछा करता है, लेकिन दिया अब इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। उसका विश्वास आरव पर अटल था, और यही विश्वास आरव की सबसे बड़ी ताकत थी जो उसे इस लड़ाई में हारने नहीं देती थी। सप्ताह के अंत में मामा के घर से दिया के जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण आया, जो असल में अपमान का एक और सत्र होने वाला था। कार्ड पर लिखा था कि पार्टी एक 5 स्टार होटल में होगी और वहां शहर के सभी गणमान्य लोग आएंगे। आरव ने कार्ड को देखा और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ दिया से कहा कि हमें वहां जरूर जाना चाहिए। दिया हिचकिचा रही थी, लेकिन आरव ने कहा कि यह पार्टी उनकी जिंदगी बदल देगी। बस उसे आरव पर भरोसा रखना होगा। दिया का जन्मदिन हमेशा से एक शांत और निजी उत्सव रहा था, जिसमें केवल आरव और वह एक साथ वक्त बिताते थे। वे अक्सर घर पर ही कुछ खास बनाते थे और पुरानी यादों को ताज़ा करते थे, जो उनकी छोटी सी दुनिया में खुशियां भरने के लिए काफी था। लेकिन इस साल उनकी अमीर मामी ने एक अलग ही योजना बनाई थी, जो उनके अहंकार का प्रदर्शन थी। उन्होंने फोन करके मीठी छुरी जैसी आवाज में बताया कि वे उसी दिन एक भव्य पार्टी दे रही हैं। उनका मकसद दिया को बधाई देना नहीं, बल्कि शहर के रईसों को बुलाकर अपनी दौलत की नुमाइश करना और दिया को यह एहसास दिलाना था कि उसकी खुशियां उनकी कृपा की मोहताज हैं। दिया ने जब फोन रखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि वह जानती थी कि इस पार्टी का मतलब क्या है। वह नहीं चाहती थी कि उसके पति को फिर से उन घमंडी लोगों के बीच अपमानित होना पड़ गया था, जो हर बात पर उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। उसने आरव से कहा कि हम कोई बहाना बना देंगे और वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी आत्मसम्मान से बीकर कुछ नहीं है। लेकिन आरव ने, जो अखबार पढ़ रहा था, उसे नीचे रखा और बहुत गंभीरता से कहा कि भागना कायरों का काम है। उसने दिया को समझाया कि हमें वहां जाना चाहिए ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि हम अपनी परिस्थितियों से शर्मिंदा नहीं हैं। शहर भर में यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि इंदिरा टेक के रहस्यमय चेयरमैन इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिससे मामा का उत्साह 7वें आसमान पर था। उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया था और शहर के सबसे महंगे सजावट करने वालों को काम पर लगाया था ताकि वे चेयरमैन को प्रभावित कर सकें। जब वे निमंत्रण देने आए थे तो उन्होंने आरव की तरफ देखकर क्रूरता से हंसते हुए कहा था कि तुम भी आ जाना। शायद वेटर की वर्दी में तुम वहां ज्यादा अच्छे लगोगे और कुछ ऊपरी कमाई भी हो जाएगी। यह सुनकर आरव का खून खौल उठा था, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी भींचकर खुद को शांत रखा। जन्मदिन की सुबह घर में एक अजीब सी खामोशी थी जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। दिया ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकाली, जो हालांकि पुरानी थी, लेकिन उसने उसे बहुत सलीके से रखा था और उस पर रफू भी बहुत बारीकी से किया गया था। उसका रंग थोड़ा फीका पड़ गया था, लेकिन दिया की सादगी और उसकी आंखों की चमक ने उसे एक अलग ही गरिमा दी थी। आरव ने अपनी वही सफेद शर्ट पहनी जिसे उसने पिछले कई साक्षात्कारों में पहना था।
लेकिन आज उसके कंधों पर एक अदृश्य बोझ नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था जो उसे भीड़ से अलग कर रहा था। जब वे अपने छोटे से घर से निकले तो पड़ोसियों ने खिड़कियों से झांककर फुसफुसाया कि ये गरीब लोग अमीरों की महफिल में क्या करेंगे। आरव ने एक पुराना ऑटो रिक्शा रोका जिसका इंजन बुरी तरह से खांस रहा था और उसकी सीटें फटी हुई थीं। दिया उसमें बैठते हुए हिचकिचाई, लेकिन आरव ने उसका हाथ थामकर उसे हिम्मत दी। जब वे शहर की सड़कों से गुजर रहे थे तो दिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि वहां क्या होगा, लेकिन आरव की आंखों में एक योजना तैर रही थी। वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जो शहर का सबसे महंगा बैंक्वेट हॉल था, जहां प्रवेश द्वार पर ही मखमली कालीन बिछा था और बड़े बड़े फव्वारे चल रहे थे। वहां विदेशी कारों की कतार लगी थी और हर तरफ हीरों की चमक और महंगे इत्र की खुशबू थी। जबकि आरव और दिया एक खटारा ऑटो रिक्शा से उतरे थे। सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोक दिया और ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा कि वे शायद रसोइये के सहायक या सफाई कर्मचारी हैं जो पीछे के रास्ते की बजाय गलती से मुख्य द्वार पर आ गए हैं। यह अपमानजनक था, लेकिन आरव ने शांत भाव से अपना निमंत्रण पत्र दिखाया, जिसे देखकर गार्ड ने अनिच्छा से उन्हें जाने दिया। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी संदेह था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, वहां का नजारा किसी राजा के दरबार जैसा था, जहां मामी हीरो का हार पहने अपनी सहेलियों के बीच इतरा रही थीं। झूमर की रोशनी में सब कुछ चमक रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों के दिल काले थे। जैसे ही मामी की नजर दिया पर पड़ी, उन्होंने अपनी सहेलियों को कोहनी मारी और जोर से हंसने लगी। उन्होंने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा कि देखो, हमारी गरीब रिश्तेदार आ गई। हमें तो लगा था कि किराए के पैसे बचाने के लिए तुम लोग पैदल ही आओगे। उन्होंने दिया की साड़ी को छूकर मुंह बनाया और पूछा कि क्या यह किसी की उतरण है या उसने बर्तन मांजकर इसे खरीदा है, क्योंकि इसका कपड़ा तो पोंछे जैसा लग रहा है। वहां मौजूद सभी महिलाएं खिलखिलाकर हंस पे, जिससे दिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह जमीन में गिर जाना चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। आरव ने एक कदम आगे बनाया और दिया के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब नरमी नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी जो सामने वाले को जला सकती थी। उसने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा कि किसी के कप्पों से उसकी कीमत मत लगाइए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती और कभी कभी राजा भी फकीर बन जाता है। मामा ने अपना गिलास मेज पर पटकते हुए ठहाका लगाया और कहा कि देखो, यह आईटी कुली अब हमें फलसफा सिखा रहा है। उन्होंने आरव को चुनौती दी कि अगर तुम्हारे पास इतना ही आत्मसम्मान है तो अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाकर दिखाओ और उसे एक ढंग की जगह खाना खिलाओ। मामा ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और आरव के पैरों के पास फेंकते हुए कहा कि यह तुम्हारी बख्शीश है। इससे दिया को वड़ा पाव खिला देना। यह अपमान की पराकाष्ठा थी। पूरा हॉल सन्न रह गया। कुछ लोगों को दया आई, लेकिन ज्यादातर लोग तमाशे का मजा ले रहे थे। दिया अब रो रही थी और उसने आरव का हाथ पकड़कर कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन आरव झुका नहीं। उसने उन सिक्कों को नहीं उठाया, बल्कि मामा की आंखों में आंखें डालकर एक कदम और आगे बढ़ाया। आरव ने बहुत ही संयम के साथ कहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अपने घर नहीं, और न ही वड़ा पाव खाने। उसने ऐलान किया कि वह दिया का जन्मदिन मनाने के लिए उसे एक विशेष स्थान पर ले जा रहा है, एक ऐसी जगह जहां आप सपने में भी नहीं जा सकते। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप सब भी हमारे साथ चलें, ताकि आप देख सके कि असली उत्सव क्या होता है। हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर एक और हंसी का फव्वारा फूटा, क्योंकि उन्हें लगा कि आरव पागल हो गया है। मामा ने व्यंग्य करते हुए पूछा कि क्या तुम हमें सरकारी बस में बिठाकर किसी सस्ते ढाबे पर ले जाओगे या पार्क में घास पर बिठाओगे? उन्होंने अपने अमीर दोस्तों से कहा कि चलो चलते हैं। आज रात का असली मनोरंजन यही होगा कि हम देखें यह भिखारी अपनी पत्नी को क्या सरप्राइज देता है। वे सभी यह सोचकर सहमत हो गए कि आरव की बेइज्जती करने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा।
उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे अपनी ही बर्बादी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जब वे सभी बाहर निकले तो मामा और उनके रिश्तेदार अपनी चमचमाती मर्सिडीज और ऑडी कारों में बैठ गए और उन्होंने आरव से पूछा कि तुम्हारी सवारी कहाँ है। उन्होंने हॉर्न बजाकर उसे चिढ़ाया और कहा कि अगर तुम्हारे पास रिक्शा के पैसे नहीं हैं तो हम तुम्हें अपनी डिक्की में जगह दे सकते हैं। आरव ने अपनी कलाई घड़ी देखी और आसमान की ओर देखा। फिर उसने एक बड़ी वैन को इशारा किया जो अभी अभी वहां आकर रुकी थी। उसने कहा कि आप लोग मेरे पीछे आएं। रास्ता थोड़ा अलग है। आरव ने दिया को उस वैन में बैठाया जो बाहर से साधारण दिख रही थी और गाड़ियों का काफिला शहर से बाहर की ओर चल पड़ा। मामा अपने दोस्तों के साथ वॉकी टॉकी पर मजाक कर रहे थे कि यह हमें जंगल में ले जा रहा है। रास्ता सुनसान होता जा रहा था और शहर की रोशनी पीछे छूट गई थी। मामा को लगा कि शायद यह उन्हें किसी एकारे में ले जा रहा है, वीरान जगह पर ले जाकर पैसे मांगेगा। लेकिन उनका अहंकार उन्हें वापस नहीं जाने दे रहा था। तभी वैन ने एक शार्प टर्न लिया और हवाई अड्डे के एक निजी गेट की ओर मुड़ गई। हवाई अड्डे के निजी टर्मिनल के गेट पर सुरक्षा गार्डों ने मामा की महंगी कारों को रोक दिया और उनसे कड़े शब्दों में आईडी कार्ड की मांग की। वे चिल्ला रहे थे कि वे शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और उन्हें रोका नहीं जा सकता। लेकिन गार्डों ने उनकी एक नहीं सुनी और बंदूकों का रुख उनकी ओर कर दिया। तभी उन्होंने देखा कि वही गार्ड जो उन्हें रोक रहे थे आरव की वैन को देखकर सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और बिना किसी जांच के गेट खोल दिया। यह दृश्य देखकर मामी का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मामा ने गार्ड से बहस करते हुए कहा कि तुमने उस भिखारी को जाने दिया और हमें रोक रहे हो। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? गार्ड ने उन्हें चुप कराते हुए कहा कि वह वैन विशेष अनुमति प्राप्त है और अगर आपको अंदर जाना है तो आपको उनके पीछे चुपचाप जाना होगा। अपमान का यह पहला घूंट बहुत कड़वा था, लेकिन उनकी जिज्ञासा अब चरम पर थी। इसलिए वे अपनी कारों को लेकर चुपचाप अंदर चले गए। वे सोच रहे थे कि शायद आरव ने हवाई अड्डे पर सफाई का ठेका लिया है। जब वे रनवे के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक विशाल निजी जेट जिस पर सोने के पानी से इंदिरा लिखा हुआ था वहां खड़ा था और उसके इंजन चालू थे। मामा ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि ओहो, तो आरव यहाँ सफाई कर्मचारी का काम करता है और हमें शायद जहाज दिखाने लाया है ताकि हम खुश हो जाएं। उन्होंने फिर से हंसना शुरू कर दिया कि देखो, यह पागल हमें अपने मालिक का जहाज दिखाकर अपना बता रहा है और अभी सिक्योरिटी आकर इसे धक्के मारकर निकाल देगी। वे अभी भी अपनी मूर्खता के अंधेरे में जी रहे थे और सच्चाई को देखने से इनकार कर रहे थे। आरव वैन से उतरा और उसने बहुत ही शिष्टता से हाथ बाकर दिया को नीचे उतारा। दिया, जो अभी भी डरी हुई थी, उस विशाल जहाज को देखकर कांपने लगी। उसने आरव का हाथ पकड़कर फुसफुसाया कि हमें यह सब नहीं करना चाहिए। यह किसी बहुत बड़े आदमी का जहाज है और हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। आरव ने उसके कान में कहा कि आज रात तुम सिर्फ एक रानी की तरह जियोगी, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। आरव विमान की सीढ़ियों की ओर बढ़ा और वहां खड़े पायलट ने उसे देखकर बहुत सम्मान से सर कहकर झुककर सलाम किया। मामा और उनके रिश्तेदारों ने इसे नहीं देखा या देखना नहीं चाहा। वे बस जहाज के पास जाकर सेल्फी लेने में व्यस्त थे। आरव ने मुड़कर उन सबको ऊपर आने का इशारा किया। वे हंसते हुए चचे, यह सोचते हुए कि अंदर जाकर वे आरव की ओर खिल्ली उड़ाएंगे जब एयर होस्टेस उसे डांटेगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। विमान के अंदर का नजारा किसी 5 सितारा होटल से भी ज्यादा शानदार था, जहां क्रीम रंग की चमड़े की सीटें, महोगनी की लकड़ी का काम और क्रिस्टल के झूमर लटके थे। मामी और उनकी सहेलियां हैरान होकर इधर उधर देख रही थीं। वे सोच रही थीं कि आरव जैसा गरीब आदमी इतना महंगा इंतजाम कैसे कर सकता है। उन्होंने आपस में कानाफूसी की कि जरूर इसने कंपनी के पैसों का गबन किया है या कोई लॉटरी लगी है जिसे इसने हमसे छिपाया है। फिर भी मुफ्त की विलासिता का आनंद लेने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी
और सीटों पर पसर गए। एयर होस्टेस ट्रे में दुनिया की सबसे महंगी शैंपेन लेकर आई और सबसे पहले आरव और दिया के सामने पेश की। मामा ने गुस्से में कहा कि पहले मेहमानों को पूछना चाहिए, नौकरों को नहीं। लेकिन एयर होस्टेस ने उन्हें अनदेखा कर दिया और बहुत ही आदर के साथ आरव से उड़ान भरने की अनुमति मांगी। आरव ने बस सिर हिलाया और विमान के दरवाजे बंद हो गए। दिया अभी भी आरव का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। विमान ने उड़ान भरी और शहर की रोशनी नीचे छोटी होती गई, जैसे उनकी पुरानी जिंदगी पीछे छूट रही हो। आरव खिड़की के पास बैठा दिया की आंखों में देख रहा था, जहां अब डर की जगह आश्चर्य ने ले ली थी। मामा ने अपनी घबराहट छिपाने के लिए फिर से आरव पर हमला किया और पूछा कि सच बताओ, यह सब किसका है? क्या तुमने इसे चोरी किया है? उन्होंने धमकी दी कि उतरते ही वे पुलिस को बुलाएंगे। आरव ने अपनी सीट पीछे की और आंखें मूंदते हुए कहा कि सब्र का फल मीठा होता है। बस कुछ देर और इंतजार करें। पुलिस की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। लगभग 1 घंटे की उड़ान के बाद पायलट ने घोषणा की कि वे अपने गंतव्य पर पहुंचने वाले हैं। आरव ने दिया से खिड़की के बाहर देखने को कहा। नीचे घने अंधेरे समुद्र के बीच में एक टापू जगमगा रहा था, जैसे आसमान से तारे टूटकर वहां गिर गए हों। रोशनी से टापू के तट पर कुछ लिखा हुआ था, जिसे इतनी ऊंचाई से पढ़ना मुश्किल था, लेकिन वह बेहद खूबसूरत था। दिया ने नीचे देखा और उसकी सांसें थम गईं। आरव ने अपनी आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। वह जानता था कि अब पर्दा उठने का समय आ गया है और यह रात उन सभी के लिए हमेशा याद रहने वाली है। विमान के पहियों ने जैसे ही रनवे को छुआ, एक जोरदार झटके के साथ मामा और उनके रिश्तेदारों का दिल भी दहल गया। खिड़की के बाहर घूप अंधेरा था, लेकिन रनवे के दोनों ओर जलती नीली रोशनी एक रहस्यमयी माहौल बना रही थी। मामा ने अपनी घबराहट को छिपाने के लिए एक बार फिर से हंसने की कोशिश की और कहा कि लगता है पायलट रास्ता भटक गया है और हमें किसी जंगल में उतार दिया है। लेकिन उनकी हंसी में अब वह खनक नहीं थी, बल्कि एक डर था जो धीरे धीरे उनके गले को जकड़ रहा था। मामी ने अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में सवाल थे जिनका जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। विमान पूरी तरह से रुक गया और इंजन का शोर थमते ही केबिन में एक भारी सन्नाटा पसर गया। एयर होस्टेस ने बहुत ही पेशेवर तरीके से दरवाजा खोला और बाहर की ठंडी समुद्री हवा अंदर दाखिल हुई। आरव अपनी सीट से उठा, लेकिन इस बार उसके उठने के अंदाज में एक अजीब सी अकड़ थी। उसने अपने रिश्तेदारों की तरफ एक बार भी नहीं देखा, जैसे कि वे वहां मौजूद ही न हों। उसने अपना हाथ दिया की ओर बढ़ाया और उसके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जिसने दिया को भी चुप रहने पर मजबूर कर दिया। वे विमान से नीचे उतरे तो देखा कि रनवे पर दर्जनों काली लग्जरी कारें कतार में खड़ी थीं और हर कार के पास काले सूट पहने सुरक्षा गार्ड तैनात थे। यह नज़ारा किसी फिल्म के दृश्य जैसा था, या शायद किसी माफिया डॉन के आगमन जैसा। मामा ने अपनी पत्नी के कान में फुसफुसाया कि जरूर आरव किसी बड़े गिरोह में शामिल हो गया है और अब हम सबको मरवाने के लिए यहाँ लाया है। उनका दिमाग अब तर्क की जगह बेतुके डरावने ख्यालों से भर गया था और वे एक दूसरे के करीब सिमट गए। एक लंबा और चौड़ा आदमी, जो देखने में मुख्य सुरक्षा अधिकारी लग रहा था, आरव के पास आया और उसने 90 डिग्री के कोण पर झुककर उसे सलाम किया। उसने आरव के लिए सबसे आगे खड़ी रोल्स रॉयस का दरवाजा खोला, जो वहां मौजूद किसी भी कार से ज्यादा महंगी थी। मामा और बाकी रिश्तेदारों ने उम्मीद की कि वे भी उसी कार में बैठेंगे, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें बहुत रूखेपन से पीछे की कारों की ओर इशारा किया। उन्हें किसी वीआईपी मेहमान की तरह नहीं, बल्कि कैदियों की तरह गाड़ियों में ठूंस दिया गया। कारों का काफिला अंधेरे रास्तों से होता हुआ आगे बढ़ा, जहां सड़क के दोनों ओर घने ताड़ के पेड़ हवा में झूल रहे थे। मामा और मामी जिस कार में बैठे थे, उसमें सन्नाटा था, क्योंकि ड्राइवर ने उनके किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया था। मामा ने कांच खटखटाकर पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ड्राइवर का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था।
अब उनकी मस्ती गायब हो चुकी थी और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि वे आरव के साथ आकर एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। दूसरी ओर दिया आरव के साथ उस आलीशान कार की पिछली सीट पर बैठी थी, जहां का माहौल बिल्कुल अलग था। आरव ने दिया के ठंडे हाथों को अपने हाथों में ले रखा था और उसकी आंखों में देख रहा था। उसने दिया से कहा कि डरो मत, क्योंकि आज की रात तुम्हारे जीवन की सबसे खूबसूरत रात होने वाली है। दिया ने महसूस किया कि आरव का हाथ अब वह कमजोर और कांपता हुआ हाथ नहीं था, बल्कि एक रक्षक का मजबूत हाथ था जिस पर वह आंख मूंदकर भरोसा कर सकती थी। कुछ ही मिनटों में जंगल खत्म हो गया और उनके सामने एक भव्य महल जैसी इमारत रोशनी में नहाई हुई दिखाई दी। यह उस टापू का मुख्य रिसोर्ट था, जिसे विशेष रूप से इस अवसर के लिए सजाया गया था। इमारत की वास्तुकला इतनी शानदार थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वे किसी यूरोपीय देश के राजमहल में आ गए हों। फव्वारों का पानी रंग बिरंगी रोशनी में चमक रहा था और प्रवेश द्वार पर लाल कालीन बिछा हुआ था, जो उनके स्वागत के लिए तैयार था। जैसे ही कारें रुकीं, होटल के कर्मचारियों की एक पूरी फौज बाहर निकल आई और उन्होंने कतारबद्ध होकर सिर झुकाया। मामा और उनके रिश्तेदार जब अपनी कारों से उतरे तो उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं और वे अपना मुंह बंद नहीं कर पा रहे थे। वे सोच रहे थे कि आरव जैसा फटाहाल आदमी ऐसी जगह कैसे आ सकता है। जरूर उसने कोई बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। मामी ने अपनी सहेली से कहा कि पुलिस कभी भी आ सकती है, इसलिए हमें भागने का रास्ता देख लेना चाहिए। आरव कार से उतरा और उसने अपनी पुरानी शर्ट के कॉलर को ठीक किया, लेकिन उसकी चाल में अब एक बादशाह की तरह आत्मविश्वास था। रिसोर्ट का जनरल मैनेजर दौड़कर आया और उसने आरव के पैरों को छूने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसे इशारे से रोक दिया। यह दृश्य देखकर मामा को लगा कि उनकी आंखों को धोखा हो रहा है, क्योंकि कोई इतना बड़ा मैनेजर एक चपरासी के पैर क्यों छुएगा। उनका दिमाग इस सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था जो उनकी आंखों के सामने थी। आरव ने मैनेजर को कुछ निर्देश दिए और फिर अपने रिश्तेदारों की ओर मुड़ा, जो वहां सहमे हुए खड़े थे। उसने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा कि आप लोग लॉबी में इंतजार करें, अभी पार्टी शुरू होने में थोड़ा वक्त है। उसने उन्हें कोई नाश्ता या पानी नहीं पूछा, जैसा कि वे हमेशा उसके साथ करते थे। यह आरव का बदला लेने का तरीका था। उसने उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दिया था कि वे अब उसकी दया पर निर्भर हैं। रिश्तेदारों को बहुत अपमानजनक महसूस हुआ, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पाए। इसके बाद आरव दिया को लेकर एक विशेष लिफ्ट की ओर बढ़ा जो सीधे पेंट हाउस स्वीट में जाती थी। लिफ्ट के अंदर दिया ने आरव से पूछा कि यह सब क्या है और वह मैनेजर उसे इतना सम्मान क्यों दे रहा था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा कि कभी कभी लोगों को अपनी पान होने लगा था। असलियत पहचानने में वक्त लगता है, लेकिन आज रात सब साफ हो जाएगा। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वे एक ऐसे कमरे में दाखिल हुए जो उनके पूरे मुंबई वाले घर से भी बड़ा था। कमरे के बीचों बीच एक पुतला रखा था जिस पर एक बेहद खूबसूरत गाउन सजाया गया था जो हीरों और मोतियों से जड़ा था। आरव ने दिया से कहा कि यह तुम्हारे लिए है, जाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम इस टापू की रानी हो। दिया ने उस लिफ्ट को छुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कभी ऐसे कपड़े पहनेगी। उसने आरव की ओर देखा, जो अब खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर समुद्र को देख रहा था, जैसे कोई गहरा राज अपने भीतर समेटे हुए हो। नीचे लॉबी में मामा और उनके रिश्तेदार बेचैनी से टहल रहे थे, क्योंकि वहां कोई भी उनकी खातिरदारी नहीं कर रहा था। वे रिसेप्शन पर गए और पानी मांगा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें अनदेखा कर दिया, जैसे वे हवा हों। यह उनके लिए एक नया और कड़वा अनुभव था, क्योंकि वे हमेशा वीआईपी व्यवहार के आदी थे। मामा ने गुस्से में कहा कि जब हम वापस जाएंगे तो मैं इस होटल की शिकायत करूंगा और इसे बंद करवा दूंगा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे जिसके खिलाफ बोलने की सोच रहे हैं वह उस जगह का मालिक है। कुछ देर बाद आरव भी तैयार होने के लिए दूसरे कमरे में चला गया, जहां उसके लिए एक विशेष सूट इंतजार कर रहा था। उसने अपनी पुरानी
घिसी हुई पैंट और पसीने वाली शर्ट उतार दी और उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया, जैसे वह अपनी गरीबी की पहचान को त्याग रहा हो। उसने शॉवर लिया और जब वह बाहर निकला तो वह बिल्कुल नया इंसान लग रहा था। उसने एक गहरा नीला इटालियन सूट पहना, कलाई पर करोड़ों की घड़ी बांधी और बालों को करीने से सेट किया। जब आरव शीशे के सामने खड़ा हुआ तो वहां वह लाचार पति नहीं बल्कि इंदिराटेक का चेयरमैन खड़ा था, जिसकी एक हस्ताक्षर से शेयर बाजार हिल जाता था। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी जो पिछले कुछ महीनों से नदारद थी। उसने अपनी टाई की गांठ को कसते हुए खुद से कहा कि नाटक का समय अब समाप्त हुआ। अब समय नाटक हा गया है कि उन लोगों को यह दिखाया जाए कि उन्होंने किसके साथ खिलवाड़ किया है और उसकी कीमत क्या होती है। दिया तैयार होकर बाहर आई तो वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आरव की पलकें झपकना भूल गईं। उसने जो गाउन पहना था वह उसके व्यक्तित्व को और निखार रहा था और उसके चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक थी। आरव ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और उसके माथे को चूमा। उसने कहा कि तुम हमेशा से ही राजकुमारी थी, बस दुनिया को देखने में देर हो गई। दिया को अपने पति के इस नए रूप को देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। वे दोनों कमरे से बाहर निकले और एक भव्य गलियारे से होते हुए बैंक्वेट हॉल की ओर बढ़े। रास्ते में लगे बड़े बड़े शीशों में अपनी परछाई देखकर दिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जो कल तक सब्जी मंडी में मोलभाव कर रही थी। आरव के बाधार के सब्जी मंडी देखे चलने का अंदाज इतना प्रभावशाली था कि रास्ते में मिलने वाले कर्मचारी दीवार से सटकर खड़े हो जाते और सिर झुका लेते। हवा में एक तनाव और उत्साह का मिश्रण था जो बता रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। बैंक्वेट हॉल का दरवाजा विशाल और नक्काशीदार था, जिसके पीछे से धीमी संगीत की आवाज आ रही थी। दरवाजे पर खड़े दरबानों ने उन्हें देखकर तुरंत दरवाजा खोल दिया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे जो दुनिया भर के बड़े व्यापारी, राजनेता और मशहूर हस्तियां थीं। वे सभी हाथों में ड्रिंक लिए किसी खास मेहमान का इंतजार कर रहे थे। दिया इतने बड़े और प्रभावशाली लोगों की भीड़ देखकर घबरा गई और उसने आरव का हाथ कस लिया। मामा और उनके रिश्तेदार, जिन्हें गार्ड्स ने पहले ही हॉल के एक कोने में खड़ा कर दिया था, इस भीड़ को देखकर पूरी तरह से भ्रमित थे। वे आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि जरूर यहाँ कोई बड़ा सम्मेलन हो रहा है और आरव हमें गलती से यहाँ ले आया है। उन्होंने सोचा कि अभी सिक्योरिटी आएगी और हम सबको धक्के देकर बाहर निकाल देगी। वे डरे हुए थे कि अगर किसी ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं, तो वे क्या जवाब देंगे, क्योंकि उनके पास यहाँ होने का कोई वैध कारण नहीं था। हॉल की रोशनी अचानक कम हो गई और एक स्पॉटलाइट मंच पर पड़ी, जहां एक उद्घोषक माइक लेकर खड़ा था। उसने घोषणा की कि देवियों और सज्जनों, अपनी सीटों पर स्थान ग्रहण करें, क्योंकि जिस पल का हमें इंतजार था वह आ गया है। उसने कहा कि आज की रात बहुत खास है, क्योंकि हमारे चेयरमैन एक लंबे अंतराल के बाद हमारे बीच लौटे हैं और वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं। भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। मामा ने राहत की सांस ली और कहा कि चलो अच्छा है, अब असली मालिक आएगा और हम उस आरव की शिकायत करेंगे कि वह हमें यहाँ लाया है। वे अपनी मूर्खता में इतने डूबे हुए थे कि वे अभी भी खुद को पीड़ित और आरव को अपराधी मान रहे थे। उन्होंने अपनी गर्दन ऊंची करके मंच की ओर देखा, यह उम्मीद करते हुए कि कोई मोटा और बूढ़ा आदमी वहां आएगा। उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि उनकी तबाही मंच की ओर नहीं, बल्कि उनके बगल से गुजर रही है। तभी एक जोरदार संगीत बजा और मंच के पीछे का पर्दा हटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सबकी निगाहें प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गईं, जहां स्पॉटलाइट अब आरव और दिया पर टिकी थी। पूरा हॉल खामोश हो गया और फिर अचानक सम्मान में खड़ा हो गया। मामा और उनके रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि वे सभी दिग्गज लोग, जिन्हें वे टीवी पर देखते थे, आरव के सम्मान में तालियां बजा रहे हैं। आरव ने दिया का हाथ पकड़कर रेड कारपेट पर चलना शुरू किया, सीधा मंच की ओर।
यह वो पल था जब मामा के दिमाग की नसें सुन्न हो गईं और उनके हाथ से गिलास छूटकर गिर गया। वे बुदबुदाए कि यह कैसे हो सकता है, यह तो सिर्फ एक नौकर था। लेकिन सच्चाई अब उनके सामने नग्न खड़ी थी। आरव अब वह झुका हुआ आदमी नहीं था। वह एक शेर की तरह चल रहा था जो अपने इलाके में वापस आया हो। दिया भी हैरान थी कि लोग उसके पति को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं, लेकिन वह आरव के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। आरव मंच पर चढ़ा और उसने माइक थामा। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उसने सबसे पहले वहां मौजूद सभी अतिथियों का स्वागत किया और फिर एक पल के लिए रुककर उस कोने की ओर देखा जहां उसका परिवार खड़ा था। उसकी आंखों में एक विजयी मुस्कान थी। उसने दिया को अपने पास बुलाया और कहा कि आज की इंडियनिस्टाइड की रात में एक झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं और एक सच को दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। उसने घोषणा की कि मैं आरव मल्होत्रा, इंदिरा टेक का चेयरमैन, आज अपनी पहचान वापस ले रहा हूं। जैसे ही आरव के मुंह से अपनी असली पहचान का खुलासा हुआ, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह आवाज इतनी तेज थी कि मामा और मामी के कानों में सन्नाटा छा गया, मानो किसी बम का धमाका हुआ हो। उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई और वे लड़खड़ाकर एक दूसरे का सहारा लेने लगे। जिस व्यक्ति को उन्होंने भिखारी समझा था, जिसके जूतों पर उन्होंने कीचड़ उछाला था, वह आज उनके सामने एक देवता की तरह खड़ा था। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और पसीने की बूंदें उनके माथे से टपककर उनके महंगे कपड़ों को भिगो रही थीं। दिया की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वह पत्थर की मूर्ति की तरह आरव को देख रही थी। उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सीधा सादा पति, जो कल तक 10 रुपये बचाने के लिए पैदल चलता था, इतना बड़ा आदमी है। उसके दिमाग में पिछले कुछ महीनों की सारी घटनाएं किसी फिल्म की तरह घूमने लगीं। आरव का शांत रहना, उसका हर अपमान सहना और कभी भी अपनी गरीबी का रोना न रोना। अब उसे समझ आया कि वह कोई लाचार इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा पर्वत था जो अपनी मजबूती को छिपाए हुए था। आरव ने भीड़ को शांत होने का इशारा किया और माइक पर अपनी बात जारी रखी। उसने कहा कि दौलत कमाना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन सच्चा रिश्ता कमाना सबसे मुश्किल है। उसने बताया कि जब वह शिखर पर था तो उसे बहुत से लोग मिले जो उसके पैसे से प्यार करते थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो सिर्फ आरव से प्यार करे। इसलिए उसने यह नाटक रचा ताकि वह देख सके कि जब उसके पास कुछ नहीं होगा तो कौन उसका साथ देगा। उसकी बातें सुनकर हॉल में मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गईं। आरव ने दिया की ओर मुड़कर देखा और उसकी आंखों में एक गहरा सम्मान था। उसने सबके सामने कहा कि जब पूरी दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही थी, तब केवल एक ही इंसान था जो मेरे साथ ढाल बनकर खड़ा था। उसने बताया कि कैसे दिया ने अपनी मां की आखिरी निशानी बेचकर उसके स्वाभिमान की रक्षा की। जब उसने यह बात बताई तो हॉल में मौजूद सभी महिलाएं दिया की ओर सम्मान भरी नजरों से देखने लगीं। दिया का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। उसे लगा कि आज उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है। तभी आरव ने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला और हॉल की रोशनी को पूरी तरह से बंद कर दिया। उसने दिया का हाथ पकड़कर उसे कांच की दीवार के पास ले जाकर खड़ा किया, जहां से बाहर का समुद्र दिखाई दे रहा था। उसने एक बटन दबाया और अचानक बाहर अंधेरे आसमान में हजारों आतिशबाजियां फूट पड़ीं। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा टापू जगमगा उठा और समुद्र के पानी पर एक नाम लिखा हुआ दिखाई दिया, दिया पैराडाइज। यह नजारा इतना जादुई था कि हर कोई मंत्रमुग्ध होकर देखता रह गया। आरव ने दिया के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि यह पूरा टापू, यह रिसॉर्ट और यहाँ का हर एक कण अब तुम्हारा है। यह मेरे प्यार का एक छोटा सा सबूत है और तुम्हारे उस बलिदान का इनाम है जो तुमने मेरे लिए दिया था। दिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने आरव को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। यह रोना दुख का नहीं था, बल्कि उस राहत का था जो एक लंबी लड़ाई जीतने के बाद मिलती है। वह अब एक किराए के मकान की मालकिन नहीं, बल्कि एक पूरी रियासत की रानी थी।
लेकिन इस खूबसूरत पल के बीच आरव अपने दूसरे मकसद को नहीं भूला था, जो था न्याय करना। उसने आतिशबाजी खत्म होने के बाद रोशनी को फिर से चालू करवाया और अपनी नजरें उस कोने की ओर घुमाईं जहां उसके मामा और मामी छिपे हुए थे। उन्होंने वहां से खिसकने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उनका रास्ता रोक लिया था। आरव ने बहुत ही सख्त आवाज में कहा कि अब समय आ गया है कि हम कुछ बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत करें, जो खुद को बहुत अमीर और रसूखदार समझते हैं। मंच के पीछे लगी विशाल स्क्रीन पर अचानक एक वीडियो चलने लगा, जिसे देखकर मामा की सांसें हलक में अटक गईं। यह वही वीडियो था जो आरव के चचेरे भाई ने ऑफिस में बनाया था, जिसमें आरव फर्श साफ कर रहा था और वे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा था कि कैसे वे आरव को भिखारी कह रहे थे और उसकी गरीबी का अपमान कर रहे थे। हॉल में बैठे गणमान्य लोग यह देखकर सन्न रह गए और उनके मुंह से घृणा के शब्द निकलने लगे। वीडियो खत्म होते ही पूरे हॉल में शेम शेम के नारे गूंजने लगे। मामा और मामी ने शर्म के मारे अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। वे चाहते थे कि धरती फट जाए और वे उसमें समा जाएं। आरव ने माइक पर कहा कि ये लोग खून के रिश्तेदार हैं, लेकिन इन्होंने इंसानियत को पैसे की तराजू में तौल दिया। उसने बताया कि कैसे इन्होंने उसे एक चपरासी की नौकरी दिलवाई ताकि वे उसे नीचा दिखा सके, लेकिन वे यह भूल गए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटी सिर्फ इंसान की सोच होती है। अब बारी थी उस भ्रष्टाचार के खुलासे की जिसे आरव ने सफाई कर्मचारी बनकर खोजा था। उसने अपने सहायक विक्रम को मंच पर बुलाया, जो अपने साथ फाइलों का एक मोटा गट्ठर लेकर आया था। आरव ने एक एक करके उन फर्जी कंपनियों के नाम उजागर किए जो मामा और कंपनी के एचआर हेड मिस्टर मेहरा द्वारा चलाई जा रही थीं। उसने दिखाया कि कैसे वे इंदिरा टेक के पैसे को अपनी जेब में भर रहे थे और कंपनी को खोखला कर रहे थे। यह खुलासा होते ही हॉल में मौजूद पुलिस कमिश्नर ने अपने अधिकारियों को इशारा कर दिया। मामा ने देखा कि पुलिस उनकी ओर बढ़ रही है, तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह सब झूठ है, यह वीडियो नकली है। वे आरव की ओर दौड़े और गिड़गिड़ाने लगे कि बेटा, हम तो बस मजाक कर रहे थे, हम तो तुम्हारे अपने हैं। लेकिन उनकी आवाज में अब वह आकड़ नहीं थी, बल्कि एक कायर की मिन्नतें थीं। आरव ने उन्हें अपनी ओर आने से रोक दिया और कहा कि जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर मदद मांगने आया था, तब तुम्हें यह अपनापन याद नहीं आया था। अब बहुत देर हो चुकी है। पुलिस अधिकारियों ने मामा, मामी, चचेरे भाई और भीड़ में छिपे मिस्टर मेहरा को गिरफ्तार कर लिया। जब हथकड़ियां उनके हाथों में लगाई गईं, तो उनकी सारी हेकड़ी निकल गई। मामी ने दिया की ओर हाथ फैलाकर मदद की भीख मांगी, यह कहते हुए कि दिया तुम तो बहुत दयालु हो, अपनी मामी को जेल जाने से बचा लो। दिया ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, लेकिन कोई दया भी नहीं थी। वह चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कि कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। आरव ने पुलिस को उन्हें ले जाने का संकेत दिया और कहा कि कानून अपना काम करेगा। जैसे ही उन्हें घसीटते हुए हॉल से बाहर ले जाया गया, वहां का माहौल अचानक हल्का हो गया, मानो एक काली छाया छंट गई हो और फिर से रोशनी लौट आई हो। आरव ने मेहमानों से माफी मांगी कि उन्हें इस ड्रामे का हिस्सा बनना पड़ा, लेकिन उसने कहा कि कभी कभी गंदगी साफ करनी पड़ती है ताकि नई शुरुआत हो सके। मेहमानों ने फिर से तालियां बजाकर आरव के इस कदम का समर्थन किया। अब मंच पर केवल आरव और दिया थे, और उनके बीच कोई राज या झूठ नहीं था। आरव ने अपनी जेब से एक मखमली डिब्बा निकाला, वही डिब्बा जिसे विक्रम उस सुनार से वापस लाया था। उसने उसमें से वह सोने का हार निकाला और उसे दिया के गले में पहना दिया। हार पहनते ही दिया को लगा जैसे उसका खोया हुआ स्वाभिमान वापस मिल गया है। आरव ने कहा कि यह हार अब सिर्फ सोने का नहीं है, इसमें हमारे संघर्ष और जीत की कहानी जुड़ी है। पार्टी का जश्न अब अपने चरम पर था। लोग संगीत की धुन पर थिरक रहे थे और शैंपेन की बोतलें खुल रही थीं। वेटर बेहतरीन व्यंजन परोस रहे थे और हर कोई आरव और दिया को बधाई देने के लिए कतार में खड़ा था। वे लोग जो कभी दिया की सादगी का मजाक उड़ाते थे,
अब उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दिया को यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वह खुश थी कि अब उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और न ही किसी के ताने सुनने पड़ेंगे। रात के खाने के दौरान आरव ने दिया को अपने कुछ खास दोस्तों और बिजनेस पार्टनर से मिलवाया। उसने दिया का परिचय अपनी पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि अपनी ताकत और प्रेरणा के रूप में करवाया। एक विदेशी निवेशक ने दिया से पूछा कि आपने इतने मुश्किल समय में भी उम्मीद कैसे नहीं छोड़ी। दिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और साथ में एक सच्चा साथी होता तो उम्मीद ही आपकी एकमात्र पूंजी होती है। जश्न के बाद आरव दिया को लेकर रिसॉर्ट की छत पर गया, जहां से पूरा समुद्र दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और नीचे लहरों की आवाज संगीत जैसी लग रही थी। आरव ने अपनी जैकेट उतारकर दिया के कंधों पर डाल दी। वे दोनों रेलिंग के सहारे खड़े होकर उस टापू को देख रहे थे जो अब उनका घर था। आरव ने दिया से पूछा कि क्या वह उसे माफ कर पाएगी कि उसने इतने दिनों तक उससे झूठ बोला। दिया ने आरव की आंखों में देखा और कहा कि अगर वह झूठ नहीं होता तो आज का यह सच इतना खूबसूरत नहीं होता। उसने कहा कि उस गरीबी ने हमें एक दूसरे को समझने का मौका दिया जो शायद यह दौलत कभी नहीं दे पाती। दिया ने मजाक में कहा कि लेकिन अब उसे दोबारा कभी वह गंदी शर्ट नहीं पहननी होगी। आरव हंस पड़ा और उसने में समझाता है वादा किया कि अब से वह सिर्फ वही करेगा जो उसकी रानी कहेगी। दोनों की हंसी हवा में घुल गई। अगली सुबह का सूरज जब निकलेगा तो वह एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। आरव ने तय किया था कि वह अपनी कंपनी का विस्तार करेगा, लेकिन इस बार वह अपनी पुरानी टीम के साथ नहीं, बल्कि नए और भरोसेमंद लोगों के साथ काम करेगा। उसने मन ही मन सोचा कि वह उन लोगों की मदद करेगा जो वाकई में जरूरतमंद हैं और जिन पर दुनिया भरोसा नहीं करती। उसका अनुभव उसके लिए सबसे बड़ा सबक बन गया था। दिया ने नीचे देखा जहां कर्मचारी सफाई कर रहे थे और उसे याद आया कि कल तक उसका पति भी यही काम कर रहा था। उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने महसूस किया कि यह टापू, यह दौलत, यह सब अस्थायी है, लेकिन जो प्यार और सम्मान उन्होंने एक दूसरे के लिए कमाया है वह शाश्वत है। इस विश्वास के साथ उन्होंने अपनी नई यात्रा की ओर पहला कदम बढ़ाया, जहां कोई डर नहीं था। अगली सुबह जब दिया की आंखें खुलीं, तो उसे छत पर घूमने वाला पुराना पंखा नहीं, बल्कि रेशमी पर्दे और उनके पीछे से झांकती सूरज की किरणें दिखाई दीं। उसे एक पल के लिए लगा कि वह अभी भी कोई हसीन सपना देख रही है, जिससे वह जागना नहीं चाहती। पास में आरव गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर वह सुकून था जो पिछले कई महीनों की भागदौड़ और तनाव के बाद आया था। दिया ने धीरे से उठकर बालकनी का दरवाजा खोला और बाहर का नजारा देखा, जहां नीला समुद्र सुनहरी रेत को चूम रहा था। यह शांति उसके पुराने जीवन के शोर और धुएं से बिल्कुल अलग थी, जिसे स्वीकार करने में उसे थोड़ा वक्त लग रहा था। उसने अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक सोचा कि उसे उठकर पानी भरना है और नाश्ता बनाना है, लेकिन तभी एक वर्दीधारी नौकरानी ने चांदी की ट्रे में कॉफी लेकर प्रवेश किया। नौकरानी ने बहुत आदर से सिर झुकाकर सुप्रभात कहा, जिससे दिया को याद आया कि अब उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। उसने कॉफी का कप उठाया, जिसकी खुशबू बहुत अलग और महंगी थी, लेकिन उसे अपने हाथ की बनी अदरक वाली चाय की याद आ रही थी। उसने महसूस किया कि दौलत शरीर को आराम दे सकती है, लेकिन मन का असली सुकून अपनों के साथ में होता है, चाहे वह महल हो या छोटी सी झोपड़ी। दोपहर में जब उनका निजी हेलीकॉप्टर मुंबई की गगनचुंबी इमारतों के ऊपर से गुजरा, तो पूरा शहर नीचे एक बिसात जैसा लग रहा था। आरव ने दिया का हाथ थामते हुए कहा कि अब हमें असली काम शुरू करना है, क्योंकि गंदगी सिर्फ फर्श पर नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम में थी। जब वे इंदिरा टेक के मुख्य द्वार पर उतरे, तो वहां का नजारा पूरी तरह बदला हुआ था। वही सुरक्षा गार्ड जिसने कभी आरव को रोककर उसका अपमान किया था,
अब उसे सैल्यूट करते हुए डर के मारे कांप रहा था। आरव ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, तुमने बस अपनी ड्यूटी निभाई थी। आरव जब कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ तो वहां सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। वही अधिकारी जो कल तक उसे चाय लाने का आदेश देते थे और उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करते थे, आज नजरें उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आरव अपनी अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठा, बल्कि उस जगह खड़ा हुआ जहां वह वेटर बनकर खड़ा रहता था। उसने शांत स्वर में कहा कि मुझे किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप लोग कंपनी को कैसे चला रहे थे। उसने मेज पर बर्खास्तगी के पत्रों का एक ढेर रख दिया और कहा कि जो लोग वफादारी की कीमत नहीं जानते उनकी यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन आरव का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, वह उन लोगों को भी सामने लाया जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे और जिनका हक मारा जा रहा था। उसने उस बूढ़े अकाउंटेंट को बुलाया जिसे सब दबाकर रखते थे और उसे सबके सामने वित्त विभाग का नया प्रमुख घोषित कर दिया। उसने उन युवा इंजीनियरों को भी सम्मानित किया जिन्होंने बिना किसी श्रेय के सिस्टम को बचाया था और दिन रात काम किया था। आरव ने घोषणा की कि अब से कंपनी में पदोन्नति का आधार चापलूसी या सिफारिश नहीं, बल्कि मेहनत और प्रतिभा होगी। कर्मचारियों की आंखों में एक नई चमक आ गई, क्योंकि उन्हें पहली बार लगा कि उनका बॉस वास्तव में उनकी परवाह करता है। उधर जेल की सलाखों के पीछे मामा और मामी की हालत बहुत दयनीय हो गई थी, क्योंकि उनकी सारी संपत्ति और अवैध कमाई जब्त कर ली गई थी। उनके अमीर दोस्तों ने, जिनके साथ वे कल तक पार्टी करते थे, अब उनका फोन उठाना भी बंद कर दिया था। वे एक दूसरे को कोस रहे थे कि उनके लालच और अहंकार ने उन्हें बर्बाद कर दिया, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। आरव ने दिया से पूछा कि क्या वह उनसे मिलना चाहती है, लेकिन दिया ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उन्हें माफ करना भगवान का काम है, लेकिन उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाना समय का काम था, जो अब पूरा हो चुका है। दिया ने अपनी नई शक्ति और संसाधन का उपयोग खुद को बदलने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए किया। उसने एक संस्था शुरू की जो उन महिलाओं को रोजगार और कौशल देती थी जिनके पति बेरोजगार थे या कम कमाते थे। वह अक्सर अपनी पुरानी बस्ती में जाती और लोगों की समस्याओं को सुलझाती, लेकिन अब वह पैदल नहीं, बल्कि अपनी गाड़ी से जाती थी। लोग उसे अब भी वही पुरानी दिया मानते थे, बस अब उसके पास उनकी मदद करने के साधन थे। उसने साबित कर दिया कि पैसा इंसान के कपड़े बदल सकता है, लेकिन उसकी फितरत और संस्कार नहीं बदल सकता। कुछ साल बीत गए और आरव की कहानी व्यापार जगत में एक किंवदंती बन गई जिसे लोग मिसाल के तौर पर सुनाते थे। उसे वह सीईओ कहा जाने लगा जो जानता था कि जमीन पर क्या होता है, क्योंकि उसने खुद वहां सफाई कर्मचारी का काम किया था। इंद्राटेक न केवल मुनाफे में, बल्कि नैतिकता और कर्मचारी संतुष्टि में भी नंबर 1 कंपनी बन गई। आरव अक्सर नए कर्मचारियों के बीच भेष बदलकर चला जाता था, यह देखने के लिए कि क्या कंपनी की संस्कृति अभी भी सही है। यह उसका तरीका था अपनी जड़ों से जुड़े रहने का और यह सुनिश्चित करने का कि अहंकार उस पर या उसके लोगों पर हावी न हो जाए। एक शाम आरव और दिया अपने उसी पुराने फ्लैट के सामने खड़े थे जहां से उनकी संघर्षपूर्ण कहानी शुरू हुई थी। आरव ने उस पूरी इमारत को खरीदने के बाद उसे एक संग्रहालय में नहीं, बल्कि गरीब छात्रों के लिए एक आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र में बदल दिया था। दिया ने उस कमरे की खिड़की की ओर देखा जहां वे कभी मोमबत्ती की रोशनी में खाना खाते थे और भविष्य के सपने बुनते थे। उसने आरव से कहा कि वे दिन बहुत कठिन थे, लेकिन वे हमारे प्यार की असली परीक्षा थे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह गरीबी उसका सबसे अच्छा निवेश था, क्योंकि उसने उसे दिया जैसा अनमोल रत्न दिया। तभी एक युवा जोड़ा वहां से गुजरा जो आपस में बहस कर रहा था कि उनके पास पैसे नहीं हैं और वे खुश कैसे रहेंगे। आरव ने उन्हें रोका और कहा कि खुशी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खजे होने में है। उसने उन्हें अपनी कहानी नहीं बताई,
बस उन्हें एक उम्मीद दी और वहां से चला गया। दिया ने आरव का हाथ कसकर पकड़ा। वह जानती थी कि आरव ने आज फिर किसी को गिरने से बचा लिया है। वे दोनों अपनी गाड़ी की ओर बढ़े, यह जानते हुए कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। अगले सप्ताह कंपनी के वार्षिक समारोह में आरव ने एक नई घोषणा की जिसने सबको चौंका दिया। उसने अपनी आधी संपत्ति धर्मार्थ कार्यों के लिए दान कर दी और कर्मचारियों के लिए एक विशेष फंड बनाया। उसने मंच से कहा कि हम जो भी कमाते हैं वह समाज की अमानत है और हमें उसे वापस करना चाहिए। दिया पहली पंक्ति में बैठी ताली बजा रही थी। उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। वह जानती थी कि उसने जिस आदमी से शादी की थी वह सिर्फ एक सफल व्यापारी नहीं, बल्कि एक महान इंसान है। आरव ने अपने भाषण के अंत में दिया को मंच पर बुलाया और कहा कि मेरी सफलता के पीछे मेरा दिमाग नहीं, बल्कि इस महिला का दिल है। उसने कहा कि जब मैं खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, तब इसने मुझ पर भरोसा किया। हॉल में मौजूद हजारों लोगों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। यह सम्मान पैसे के लिए नहीं, बल्कि उन मूल्यों के लिए था जो उन्होंने दुनिया के सामने रखे थे। दिया ने माइक लिया और सिर्फ इतना कहा कि प्यार में शर्त नहीं होती, सिर्फ समर्पण होता है, और यही हमारी ताकत है। कहानी का अंत फिर उसी द्वीप पर हुआ जहां से उनका नया जीवन शुरू हुआ था, लेकिन अब वहां एक छोटा सा सुंदर घर बन गया था। वे दोनों समुद्र किनारे बैठे ढलते सूरज को देख रहे थे और उनके पास उनका छोटा बेटा रेत से महल बना रहा था। दिया ने आरव के कंधे पर सिर रखते हुए कहा कि जीवन एक अजीब पहेली है, कभी कुछ नहीं देता और कभी छप्पर फाड़ कर देता है। आरव ने उसके माथे को चूमते हुए कहा कि जीवन हमें वही देता है जिसके हम हकदार होते हैं। बस हमें सही समय का इंतजार करना होता है और अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी होती। लहरों की आवाज के साथ उनकी हंसी मिल गई, जो इस बात का सबूत थी कि सच्चा प्यार और ईमानदारी कभी हारते नहीं हैं। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया था कि एक अमीर पति मिलना किस्मत की बात हो सकती है, लेकिन एक ऐसे पति का मिलना जो आपके आत्मसम्मान के लिए दुनिया से लड़ जाए, परम सौभाग्य की बात है। आरव और दिया की कहानी सिर्फ गरीबी से अमीरी की यात्रा नहीं थी, बल्कि विश्वास की जीत थी। और उस द्वीप पर प्रेम और सत्य का सूरज कभी नहीं डूबने वाला था, क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से का अंधेरा जी लिया था।